दोस्तों नमस्कार। उत्तरांचल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक बार हम एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रैंडमली मैंने ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उस पर ये वीडियो मैंने तैयार किया है। दोस्तों जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसीज यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये किसी भी वनडे और किसी भी, चाहे आप यूकेपीसीएस या आपके आरओ एआरओ या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो पद आ रखे हैं उसमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली इनसे आपको लॉन्ग टाइम के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। और इसमें हम जानेंगे कि किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 36, मैंने बताया कि आर्टिकल जो 36 से आर्टिकल 51 के बीच जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 36 जो है ये बताता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, यानी कि इन्होंने स्टेट को की डेफिनेशन दी है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और स्टेट में किस प्रकार से फॉलो होनी चाहिए। तो 36 में इसी की बात कही गई है। 37 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, यानी कि आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को ये बिल्कुल फोर्सेबल नहीं है। ये जो सिर्फ एक ड्यूटीज़ है राज्य की, जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि आप उनको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। और वो एक अधिकार है, राइट है, तो वो आप न्यायालय में उनको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टेट डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसीज़ को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की कर्तव्य है। जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं ये राज्य को के कर्तव्यों के रूप में गिने जाते हैं। आर्टिकल 38 में जो आप देखते हैं इसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 38 का जो सब सेक्शन 2 है इसमें आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना इसमें बताया गया है। फिर आर्टिकल 39 क में है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना, जो भी फ्री जो लीगल जो एडवाइजरी है वो उपलब्ध कराने की बात आर्टिकल 39 के क वाले सेक्शन में की गई है। आर्टिकल 39 के ख वाले में आप देखेंगे कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। ये आर्टिकल 39 के रूप में। फिर आर्टिकल 39 का सब सेक्शन जो घ है उसमें पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन है, यानी कि इक्वल वर्क और इक्वल पे की बात आर्टिकल 39 के घ में कही गई है। दोस्तों मैंने ये बात कही भी थी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बहुत उसमें मतलब फॉलो नहीं होते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें ये आज भी ऐसी है कि जो नहीं फॉलो हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई चीज़ें इसमें ऐसी है जो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में ये फॉलो हो रही हो, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये तो सिर्फ स्टेट की के लिए बताया गया है, स्टेट का कार्य है। अब स्टेट अपने बजट के हिसाब से इन चीज़ों को उपलब्ध कराता है और इसीलिए ये फंडामेंटल राइट से थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, लेकिन ये मिलता नहीं है। अमूमन आपने देखा होगा कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर सेम लोग कर रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि उनको उस हिसाब से डिफ्रेंसिएशन होता है उनके पे में। तो यानी कि आपके 39 ख जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें बताया गया है। फिर 39 का जो गांव है उसमें पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, तो ये आर्टिकल 39 के गांव में है। और फिर आप सीधे आएंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम सीधे जाएंगे, इसके बीच के जो कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे आप 43 के क में आएंगे, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये 39 का क में है। फिर 39 का जो ख वाले सेक्शन में आप देखेंगे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ाने की बात 43 के ख में कही गई है। और फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आप देखते हैं कि आर्टिकल 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी इक्वल सिविल कोड की बात कही गई है। और आप देख रहे होंगे इस समय देश में बहुत ज़्यादा इस पर बहस चल रही है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पर अमूमन एक कमेटी बना रखी है और उसका वो कमेटी अभी एग्जामिन कर रही है कि अपने किस प्रकार से इसको स्टेट में इक्वल सिविल कोड लाया जाए। तो उत्तराखंड राज्यों में पहला राज्य होगा जो इक्वल सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। लेकिन समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि सभी को एक ही कानून के अंतर्गत अपने नैतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी है,
रिलीजन में, लैंग्वेज में, हर प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। जब इक्वल सिविल कोड आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबको एक ही नियम के हिसाब से चलना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत जैसे राष्ट्र में हमारे आर्टिकल में 44 में कहा गया है, तो ये देश की प्रगति का भी एक अच्छा सूचक है। फिर आर्टिकल 45 आप देखेंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और दोस्तों ये काफ़ी हद तक इस पे काम भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि 6 to 14 ये फंडामेंटल राइट भी है। एक आपको जानकारी रखनी है कि आर्टिकल जो 45 है, इसमें क्वेश्चन बनता है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी आता है और फंडामेंटल राइट भी है। मौलिक अधिकार 21 के ए में आप देखेंगे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड अनिवार्य जो एजुकेशन है वो दी जाएगी और ये फॉलो भी होता है। ये फंडामेंटल राइट भी है और ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग भी है। फिर आप 46 में देखेंगे SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात यहाँ पे कही गई है। अनुच्छेद 47 में आप देखेंगे पोषास्तर स्तर और जीवन स्तर पर लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध की बात कही गई है। और ये आपने देखा होगा कि इसमें स्टेट कई बार इस प्रकार की चीज़ें वो करती है, बैन करती है। जैसे स्कूल के बाहर से आपने देखा होगा कोई भी स्मोकिंग वगैरह, कोई भी नशीले पदार्थों का जो सेवन होता है उस पर दुकानों में बेचने पर भी इस पर रोक लगाती है, या अमूमन दुकानों पर भी ओपन उस पर गवर्नमेंट इस पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है। आर्टिकल 48 जो है ये गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 का क पार्ट जो है ये कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों की जो मांग है उसको करने की बात कहती है। अब इसमें 48 तक तो 48 फर्स्ट और 48 सेकंड सब्सेक्शन हमने देख लिया है। अब हम 49 में देखेंगे। 49 यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। देखो 49 में है, आर्टिकल 49 में स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन दिया गया है। जो मॉन्यूमेंट्स है या नेचुरल जो भी वैल्यूज़ की जो चीज़ें हैं, जो प्लेसेस है, उनको उनका संरक्षण होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं या हमारा जो ताजमहल है या जो भी ऐतिहासिक और ऐसे स्थल है जो मॉन्यूमेंट, किसी भी प्रकार की किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किसी बड़े नेता की जो मूर्तियां लगी हुई है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ें हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए, आर्टिकल 49 में कहा गया है। आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी का पृथककरण, उनकी पावर को अलग किया गया है, ये आर्टिकल 50 में है। और आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा होगा आपने 36 से 51 के अंतर्गत कंप्लीटली जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात हमारे देश में होती है, हमारे संविधान में होती है। और आर्टिकल 51 का पार्ट ए जब पार्ट को आप देख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जोड़ी गई थी। और फिर आर्टिकल 51 का क जो है फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा था, तो वो राज्य की नीति निर्देशक से अलग है। यानी 51 तक आप देखेंगे डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी, और फिर जो इसमें 51 का क पार्ट है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।